हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के संबंध में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। पॉलिटिकल साइंस विषय को सभी प्रमुख परीक्षाओं में मेन सब्जेक्ट के तौर पर आप सभी लेते हैं, जैसे यूपीएससी, सीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ। पर इस विषय की कंपटीशन लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प के लिए एक विस्तृत विषय सूची को बताने जा रही हूँ, जिसमें आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, जो कि पूरे विस्तार से समझाए जाएंगे। टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तर आपको दिया जाएगा। यदि आप सभी टॉपिक्स को विस्तार में समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक्स मिलते रहेंगे। स्टूडेंट, यदि विषय संबंधित जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो बस इस फ्री हेल्प के फेवर में आप वीडियो को लाइक कर दें। आपको मैंने पिछले वीडियो में प्लेटो का सामान्य परिचय, प्लेटो के प्रमुख रचनाएं, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, प्लेटो की अध्ययन पद्धति और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बताया था। आज हम आपको प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार बताएंगे। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद पर बल देता है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः अभिभावक वर्ग में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु साम्यवाद की भी आवश्यकता है। प्लेटो का कहना है शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुणों को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक शब्द का इस्तेमाल करता है। प्लेटो का साम्यवाद, ये तो अपने आप में प्लेटो ही बहुत ही बड़ा है, बहुत विस्तृत है। हम आपको ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए हम इसको शॉर्ट में और बहुत ही उपयोगी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें से आपको हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी बन रहा है कि प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए किस प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है, कितने प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। तो पहला है संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उनके अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी जितनी जीवन यापन करने के लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उसके पास कोई ऐसा आवास या भंडार नहीं होगा जो सबके लिए खुला नहीं हो। उन्हें सोने या चांदी को स्पर्श करना भी निषेध होगा। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का इन आधारों पर समर्थन करता है। प्लेटो के अनुसार संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, जिससे उसका विवेक व साहस कुंठित हो जाता है। प्लेटो के अनुसार संपत्ति के अधिकार के साथ शासन का आधार योग्यता के स्थान पर धन संपत्ति ले लेगी। निजी संपत्ति के अंत के साथ शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, जिससे राज्य में एकता बनी रहेगी। संपत्ति के साम्यवाद शासक अपना समस्त समय और ध्यान अपने कार्यकुशलता की वृद्धि में लगा सकते हैं। ये था प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद। अब हम परिवार का साम्यवाद देखते हैं। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का एक तर्क और है, वह है नारी जाति की विमुक्ति। प्लेटो के समय यूनान में नारी जाति की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वे घर की चार दीवारी तक ही सीमित थीं। प्लेटो की मान्यता था कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। यह तभी संभव है जब परिवार अथवा विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में कोई आधारभूत भेद स्वीकार नहीं करता था। इसलिए इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए प्लेटो कहता है,
संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी और ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को। प्लेटो परिवार के साम्यवाद का समर्थन निम्न आधारों पर करता है। इससे स्त्रियां भी मुक्त होकर प्रशासन कार्य में भाग ले सकेंगी। परिवारों में संघर्ष का अंत होगा। राज्य की एकता में वृद्धि होगी। प्लेटो के अनुसार श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति इससे संभव होगी। अभिभावक जनसंख्या संतुलन का कार्य कर सकेंगे। अभिभावक पारिवारिक कार्यों से स्वतंत्र होकर राज्य के लिए कार्य कर सकेंगे। अतः इसे अभिभावक वर्ग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। प्लेटो साम्यवाद का विस्तार पूर्वक विवेचन करता है। इसीलिए मैक्सी भी कहते हैं प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी। स्टूडेंट, अभी आपने प्लेटो का साम्यवाद जाना, लेकिन हम उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर है। तो आधुनिक और प्लेटो के साम्यवाद का अंतर इस तरह से है कि प्लेटो के साम्यवाद का आधार आदर्शवाद या दर्शनवाद है, तो आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से किस प्रकार अलग है। तो प्लेटो का साम्यवाद आधार आदर्शवाद या दर्शनवाद है और आधुनिक साम्यवाद आधार भौतिकवाद है। नेक्स्ट है आपका, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। वह कुशासन एवं भ्रष्टाचार को मिटाकर राज्य की एकता की स्थापना करना चाहता है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है। तो आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। वह आर्थिक शोषण को समाप्त करके आर्थिक समानता की स्थापना करता है। हम ऐसे टॉपिक्स आपके सामने ला रहे हैं जिससे आप आधुनिक और प्लेटो के साम्यवाद की तुलना के जरिए आधुनिक साम्यवाद के सिस्टम को भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं। प्लेटो का साम्यवाद राज्य को प्राकृतिक व नैतिक संस्था मानता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद राज्य को निजी संपत्ति की व्यवस्था से उत्पन्न एक वर्गीय संस्था मानता है। आधुनिक साम्यवाद के अनुसार जब वर्गहीन समाज की रचना होगी तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद राज्य को किस प्रकार की संस्था मानता है? तो प्राकृतिक और नैतिक संस्था मानता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद राज्य को किस प्रकार की संस्था मानता है? तो आधुनिक साम्यवाद राज्य को निजी संपत्ति की व्यवस्था से उत्पन्न एक वर्गीय संस्था मानता है। यहाँ आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो का साम्यवाद कुलीन तंत्रीय है, जिसमें शासन का नेतृत्व दार्शनिक वर्ग को सौंपा गया है। किंतु आधुनिक साम्यवाद का जन्म ही कुलीन वर्ग की संस्कृति के विरोध में पैदा हुआ है और यह जनवादी जनतंत्र का समर्थक है, जिसका उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। देखिए यहाँ पे दोनों सिस्टम आपके, जो प्लेटो का साम्यवाद कुलीन तंत्रीय है जिसमें शासन के नेतृत्व दार्शनिक वर्ग को सौंपा गया है, और आधुनिक साम्यवाद का जन्म ही इस कुलीन वर्ग की संस्कृति के विरोध में हुआ है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कितना डिफरेंस है। प्लेटो के न्याय की धारणा नैतिक एवं आध्यात्मिक है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के अनुरूप कर्तव्य पालन ही न्याय है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अनुसार न्याय का अर्थ है शोषक वर्ग एवं आर्थिक समानता का अंत तथा आर्थिक समानता की स्थापना। एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है कि आधुनिक साम्यवाद का न्याय का क्या अर्थ है? आधुनिक साम्यवाद के रूप में न्याय क्या है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शोषक वर्ग एवं आर्थिक असमानता का अंत और आर्थिक समानता की स्थापना। ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि प्लेटो के अनुसार क्या है न्याय? तो आप बोल सकते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय की धारणा नैतिक और आध्यात्मिक है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के अनुसार कर्तव्य पालन ही न्याय है। फिर नेक्स्ट आपका, प्लेटो अपने साम्यवाद में 3 में से 2 वर्गों पर बल देता है और तीनों वर्गों को बनाए रखते हुए वर्ग सामंजस्य पर बल देता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष का अंत कर वर्ग विहीन समाज की रचना करना चाहता है। इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद 2 वर्गों पर लागू होता है, इसलिए अर्ध साम्यवाद है। ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद कितने वर्गों पर बल देता है? 2 वर्गों पर बल देता है। और आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है।
नेक्स्ट है, प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्य तक सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद विचारों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित है और व्यवहार में राष्ट्र राज्य में लागू किया गया है। प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति के साथ साथ परिवार के क्षेत्र में भी लागू होता है, किंतु आधुनिक साम्यवाद केवल संपत्ति के क्षेत्र में ही लागू होता है। आर्थिक साम्यवाद की दृष्टि से प्लेटो का साम्यवाद उपभोग की क्रिया से संबंधित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधन से संबंधित है। यहाँ आप कंपेयर डायरेक्ट देख सकते हैं कि आर्थिक साम्यवाद की दृष्टि से प्लेटो का साम्यवाद उपभोग की क्रिया से संबंधित है और आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधन से संबंधित है। प्लेटो शासक वर्ग को राजनीतिक शक्ति तो सौंपता है, किंतु उसे आर्थिक शक्ति से वंचित रखता है। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में सर्वहारा को राजनीतिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी प्रदान करता है। और सबसे मेन चीज़ कि प्लेटो का साम्यवाद शांति पर आधारित है, तो आधुनिक साम्यवाद क्रांति पर आधारित है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखिए। प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः अव्यवहारिक है और इसलिए इसे कभी व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, किंतु आधुनिक साम्यवाद को राज्य के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से अपनाया गया है। प्लेटो के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि क्या प्लेटो प्रथम फासीवादी या सर्वसत्ताधिकारवादी है? तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कुछ आधुनिक विचारकों द्वारा प्लेटो को प्रथम फासीवादी और सर्वसत्ताधिकारवादी बताया गया है। ऐसे विचारकों में पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, अल्फ्रेड, हॉर्नल आदि का नाम लिया जाता है। इनको आधुनिक फासीवादी कहते हैं। देखिए, आपका यहाँ एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि आधुनिक फासीवादियों के नाम में आप ले सकते हैं पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, अल्फ्रेड, हॉर्नल। प्लेटो के विचारों में बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं। इनको आधुनिक फासीवाद में प्लेटो के विचारों में बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं, इसलिए विचारक प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहते हैं। दूसरी ओर H.V. एक्सन, अगर इमेंजर, G.C. सीफील्ड, जॉन H. हैलोवेल जैसे कई विचारक प्लेटो के विचार और आधुनिक फासीवाद में व्यापक अंतर देखते हुए प्लेटो को प्रथम फासीवादी या सर्वसत्ताधिकारवादी मानने से इनकार करते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न उठ रहा है कि प्लेटो प्रथम फासीवादी है या नहीं। ये हम इसको कैसे समझ पाएंगे कि प्लेटो प्रथम फासीवादी है या नहीं? तो इसके लिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो फासीवादी से क्या क्या समानताएं प्लेटो की मिल रही हैं, ये देखिए समानताएं जो हैं प्लेटो की फासीवाद से। प्लेटो के विचार और फासिस्टों के विचारों में समानताएं। तो पहला है आपका कि प्लेटो फासीवादियों की तरह व्यक्ति के केवल कर्तव्य पर जोर देता है। प्लेटो फासीवादियों की तरह व्यक्ति को राज्य की बेदी पर कुर्बान करता है। प्लेटो के राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जैसा कि फासीवादी करते हैं। प्लेटो फासीवादियों की तरह अभिजन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो शासक को लोकमत से अमर्यादित रखता है, जैसा कि फासीवाद में देखने को मिलता है। प्लेटो विभाजित सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करके भी प्रथम फासीवादी बनते दिखता है। प्लेटो को फासीवादियों की तरह स्वतंत्रता व समानता में विश्वास नहीं है। उसकी नज़र में अनुशासन ही सब कुछ है। प्लेटो आधुनिक फासीवादियों की तरह प्रजातंत्र का विरोधी है। प्लेटो नगर राज्य को विकास का चरम बिंदु मानता और फासिस्ट भी राष्ट्रीय राज्य को विकास का चरम बिंदु मानते हैं। इस तरह दोनों की धारणाएं संकीर्ण हैं। प्लेटो और फासिस्ट दोनों ही शिक्षा, कला और साहित्य पर राज्य का कठोर नियंत्रण लगाते हैं। दोनों अपनी अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा राज्य के हित में नागरिकों का चरित्र निर्माण करते हैं। दोनों ही राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक खाई को कम रखना चाहते हैं। ये तो थी समानताएं। अब असमानताएं। प्लेटो और फासिस्टों के विचारों में असमानताएं भी हैं। प्लेटो आदर्शवादी और काल्पनिक है, जबकि फासीवादी यथार्थवादी और व्यवहारिक है। प्लेटो राजनीति के नैतिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि फासीवादियों के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। प्लेटो के विचार में सेवा, त्याग, परमार्थ, समर्पण और प्रेम मानवीय नियमों की प्रधानता है, जबकि फासीवादियों के लिए नियमों का कोई महत्व नहीं है। इनके लिए समान वीरता, भक्ति और आज्ञाकारिता का ज़्यादा महत्व है। तो अभी तक हमने जो प्लेटो की समानताएं और असमानताएं देखी, उसके ज़रिए हम प्लेटो के विचार और फासीवादियों के विचार में सतही तौर पर समानता देख सकते हैं।
प्लेटो के विचार से फासीवादियों का विचार काफ़ी अलग है, लेकिन दूसरे पक्ष से ये बात स्पष्ट होती है कि प्लेटो कहीं ना कहीं फासीवादी हैं। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्लेटो प्रथम फासीवादी और सर्व सत्ता अधिकारवादी हो, क्योंकि फासीवाद से उनकी बहुत सारी समानताएं भी मिल रही हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है। इस पे भी आप सोच सकते हैं कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है, ये इसमें से भी आपको सवाल मिल सकते हैं। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है। रसेल, बार्कर, पोपर जैसे कुछ विद्वानों ने प्लेटो को अप्रजातांत्रिक कहा है। इन विद्वानों का मानना है कि प्लेटो के दर्शन वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, इसलिए प्लेटो को प्रजातंत्र विरोधी अर्थात अप्रजातांत्रिक माना जाना चाहिए। वास्तव में प्लेटो के दर्शन के अध्ययन के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है। प्लेटो को अप्रजातांत्रिक मानने से पहले हमें उसे अप्रजातांत्रिक साबित करने वाले तर्कों को देखना होगा कि उन तर्कों में कितना दम है, क्या सही में प्लेटो अप्रजातांत्रिक कहलाने के योग्य है। आप इस विषय पे डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है। तो प्लेटो ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं। प्लेटो ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत वर्ग के बीच असमानता का समर्थन किया है। प्लेटो समानता के साथ साथ स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता, जिसे प्रजातंत्र विरोधी कदम कहा जा सकता है। आप इस चीज़ को सोचिएगा कि प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए स्त्री व संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, जिसे अप्रजातांत्रिक ही कहा जाएगा। प्लेटो के दर्शन में राज्य का महत्व है, व्यक्ति का नहीं। तो कहाँ इसमें प्रजातंत्र दिख रहा है। प्लेटो के दर्शन में राज्य का महत्व है, व्यक्ति का नहीं। राज्य के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के लिए राज्य नहीं। जबकि प्रजातंत्र में राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के विकास के लिए है। प्लेटो का शासन लोकमत पर आधारित नहीं है, जो वर्तमान लोकतांत्रिक मूल्यों के सीधे विपरीत है। प्लेटो शासन के लिए कुछ ही लोगों को काबिल समझता है, अर्थात अभिजन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस अभिजनवादी कदम को आप प्रजातांत्रिक कहना ही अनुचित है। प्लेटो ने प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहा और प्रजातंत्र का विरोध किया। ऐसे व्यक्ति को प्रजातांत्रिक कहना सही नहीं लगता ना। तो फासीवादियों की तरह प्लेटो ने कला और साहित्य पर राज्य का कठोर नियंत्रण लगाया, जिसे भी अप्रजातांत्रिक कहा जाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत प्लेटो सामाजिक व आर्थिक खाय को बनाए रखता है। तो इतनी सारी बातों को देखते हुए प्लेटो को अप्रजातांत्रिक ठहराने के लिए जो भी बातें कही है अभी, वह पहली नज़र में खारिज करने वाली नहीं लगती। लेकिन जितने जोरदार ढंग से प्लेटो को अप्रजातांत्रिक ठहराने का प्रयास किया गया वह भी उचित नहीं है। यह बात सही है कि प्लेटो के दर्शन वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों से थोड़ी बहुत अलग ज़रूर दिखते हैं, पर सीधे प्लेटो को अप्रजातांत्रिक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज का प्रजातंत्र जितना व्यापक है उतना प्लेटो के ज़माने में नहीं था। प्लेटो उस प्रजातंत्र का विरोधी था जहाँ विद्वानों और मूर्खों को समान समझा जाता था, जहाँ शासन की बागडोर अज्ञानी के हाथ में थी। यदि आज के स्वरूप वाली प्रजातंत्र अर्थात जीवन पद्धति उस समय होती तो शायद प्लेटो प्रजातंत्र की आलोचना नहीं करता या कुछ अलग विचार देता। जो भी हो, प्लेटो को अप्रजातांत्रिक कहना ठीक नहीं है। आप इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड लोगों से कि क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक था। हो सकता है आप लोग इसमें से सही गलत का फ़र्क समझ पाए। आधुनिक प्रजातंत्र और प्लेटो के प्रजातंत्र के समय की बात को ध्यान में रखते हुए प्लेटो के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद हम अंत में प्लेटो के योगदान को देखते हैं। प्लेटोनिक चिंतन प्राचीन समय से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतन के इतिहास को प्रभावित करता रहा है। प्लेटो का दर्शन अपने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाले हुए था। 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण आंदोलन में भी प्लेटोनिक चिंतन का प्रत्यक्ष प्रभाव था। आधुनिक युग में भी रूसो, हीगल, ग्रीन, ब्रेडल, बोसांके तथा अगस्ट काउंटे प्रत्यक्षवादी को प्लेटोनिक चिंतन ने प्रभावित किया। मसलन रूसो द्वारा सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन और राज्य को नैतिकता पर आधारित करने के प्रयास प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। अगस्ट काउंटे भी
प्लेटो के दर्शन से काफ़ी प्रभावित था। प्लेटो की तरह उसने भी यह प्रतिपादित किया कि समाज का संचालन वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। आधुनिक युग के समाजवादी और साम्यवादी भी प्लेटोनिक दर्शन से काफ़ी प्रभावित हैं, मुख्यतः संपत्ति के साम्यवादी विचार से। प्लेटो के योगदान और प्रभाव के उपयुक्त संक्षिप्त ऊपर जो भी हमने आपको आगे बताया है, प्लेटो का दर्शन भले ही बाहरी रूप में आदर्शवादी दिखता है, लेकिन वास्तविक रूप में यह यथार्थवादी धरातल पर ही पैर जमाते हुए दिखता है। आखिर में प्लेटो, एक नज़र में प्लेटो के बारे में कुछ कहेंगे हम। प्लेटो को एकतावादी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो को ऐसा कहने के पीछे तर्क यह दिया जा सकता है कि उसने राज्य में नागरिकों को उनकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजित करके उन्हें जीवन पर्यंत एक स्वरूप वाले कार्य संपादित करने को बाध्य किया। प्लेटो राज्य की एकता के लिए अनेकता को समाप्त करना चाहता था। प्लेटो की नज़र में राज्य प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो नगर राज्य की धारणा में विश्वास करता है। आदर्श राज्य में शिक्षा को प्लेटो अनिवार्य मानता है। प्लेटो को साम्यवादियों की भांति पूर्ण समानता में विश्वास नहीं है, बल्कि वह आदर्श राज्य को सापेक्षिक समानता चाहता है। राजनीति को प्लेटो एक कला मानता है और इस कला का संबंध शासन संचालन से है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विस्तृत रूप मानता है। प्लेटो राजनीति और नैतिकता को एक मानता है। प्लेटो की नज़र में स्त्री पुरुष समान है। और स्टूडेंट, लास्ट में चलते चलते कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम को इजी बनाने के लिए। तो इन तथ्यों को ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। ये हर पॉइंट आपके एक सवाल का जवाब है। इसको आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक लाइन में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर हम आपको दे रहे हैं इसमें। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात एकेश्वरवादी थे और इसी विश्वास के कारण एनीड्स नामक यूनानी प्रजातांत्रिक राजा द्वारा उन्हें विषपान कराया गया था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था, परंतु काफ़ी सुंदर होने के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो सुकरात के प्रभाव में राजनीति का परित्याग कर दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। विल दुरांत नामक विद्वान ने अपनी रचना स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि प्लेटो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था। मिस्र के भ्रमण के दौरान ही प्लेटो को श्रम विभाजन का ज्ञान हुआ, जिसका वर्णन उनकी प्रथम रचना रिपब्लिक में है। इन तीनों सिद्धांतों का उल्लेख प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में किया है। प्लेटो ने 386 ईस्वी पूर्व एथेंस में अकादमी नामक एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी में गणित के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। जरिस्टियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने प्लेटो के अकादमी को बंद करवा दिया था। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो ने संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है। प्लेटो ने सुकरात को सदा ही ज्ञान की साकार मूर्ति तथा पूर्ण विवेकी मानव के रूप में दिखलाया है। प्लेटो ने सुकरात के 3 आधारभूत सिद्धांतों को ग्रहण किया है, जिसमें पहला है सद्गुण ही ज्ञान है, दूसरा है वास्तविकता का सिद्धांत और तीसरा है ज्ञान का सिद्धांत। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है को आधार बनाकर दर्शन के शासन, आदर्श राज तथा दार्शनिक राजा के सिद्धांत का निर्माण किया। प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक राज्य में 2 भिन्न भिन्न राज्य थे, अमीर का राज तथा गरीबों का राज। प्लेटो के शब्दों में राज व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है। प्लेटो ने कुल 38 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 28 उनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज उनकी प्रमुख रचना है। प्लेटो ने जहां रिपब्लिक में आदर्श राज का वर्णन किया, वहीं स्टेटमैन में व्यवहारिक राजनीति का उल्लेख किया। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्लेटो ने स्टेटमैन में किसका उल्लेख किया है, तो व्यवहारिक राजनीति का उल्लेख किया है। प्लेटो का लॉज उनकी मृत्यु के पश्चात 321 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि लॉज किस सन में प्रकाशित हुआ, तो 321 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ था। प्लेटो ने पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा को 3 तत्वों में विभाजित किया, जो विवेक, साहस तथा तृष्णा है, या मानव आत्मा की त्रिगुणता
का सिद्धांत है। प्लेटो का कहना है कि राज किसी वृक्ष अथवा चट्टान के अंदर से नहीं आते, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मन से आते हैं। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, जो बलवानों के हित पर आधारित है, का भी प्लेटो ने खंडन किया है। न्याय का फल मूलक सिद्धांत, जिसका आंशिक अर्थ है न्याय कृत्रिम वस्तु है जो सामाजिक परंपरा की उपज है, इस सिद्धांत का भी खंडन प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने आदर्श राज की स्थापना के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक व्यक्ति तथा एक कार्य पर आधारित है। स्टेटमैन में प्लेटो ने दो प्रकार के राज्यों की कल्पना की है, प्रथम कानून प्रिय राज और दूसरा कानूनहीन राज्य। रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्य का वर्गीकरण परिवर्तन चक्र के आधार पर किया है। यह आपका क्वेश्चन है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्य का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो परिवर्तन चक्र के आधार पर किया है। प्लेटो ने स्टेटमेंट में लिखा है, कानून बुद्धि का खजाना है तथा भविष्य का एकमात्र पथ प्रदर्शक है। प्लेटो ने प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र कहा तथा इसे मूर्खों का शासन बताया। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जबकि स्टेटमेंट में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्लेटो का कहना है कि जब तक इस जगत में राजा और राजकुमार दर्शन की आत्मा और शक्ति नहीं रखते, नगर के पाप कभी शांत नहीं होंगे। स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तथ्यों के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और आप अपने प्रतियोगिता को और आसान बना पाएंगे। इसी जानकारी के साथ हम प्लेटो के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश किए हैं, और अगर आप सभी को ये उपयोगी लगा हो, ये आपको जानकारी सही लगी हो, तो आप बस इस फ्री हेल्प के फेवर में आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हम अगले वीडियो में आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।